हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हिंदी क्लास। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संज्ञा। आइए आज संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कानपुर, कुर्सी, घोड़ा, हरियाली आदि। इसमें राम एक व्यक्ति का नाम है, कानपुर एक स्थान का नाम है, कुर्सी वस्तु है, घोड़ा एक प्राणी है, हरियाली भाव है। इसमें हरियाली में भाव व्यक्त किया जा रहा है। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा हुई। संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक रूढ़ है, दूसरा यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है जिसके खंड करने पर उसका कोई अर्थ प्रकट ना हो, जिसका खंड करने पर वह निरर्थक हो, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे यमुना के दो खंड किए जाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है। जैसे पाठशाला, जैसे पाठ हो गया, पाठ का मतलब होता है अध्याय, और एक शाला और एक शाला हो गया पाठशाला। इसका मतलब हो गया पाठशाला, एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। पाठशाला का मतलब होता है स्कूल, इसलिए दो शब्दों के योग से बना है, दोनों के अर्थ हैं, लेकिन जब इसको जोड़ के पढ़ा गया तो तब भी उसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? इसमें दो शब्दों के योग से तो बनता है, लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे जलज में यह जल का मतलब हो गया जल, पानी, और ज का मतलब हो गया जन्मा, यानी कि जल से जन्मा। जो जल से जन्म लेता है उसे जलज कहा जाता है। जल से जन्म कौन लेता है? कमल, तो उसे उसका जलज का एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें योग रूढ़ शब्द है। अर्थ के आधार पर संज्ञा को पांच भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, गंगा, यमुना, कानपुर, पटना, कंचनजंगा आदि। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, गंगा, यमुना भी नदियों के नाम हैं, कानपुर, पटना यह एक स्थान का नाम है, कंचनजंगा भी एक चोटी का नाम है।
इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी, लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा आदि। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का कोई खास नाम ना होकर बल्कि एक जाति का बोध किया जाता है, पूरी जाति की बात की जाती है। जैसे नदी तो कई नदियां होती हैं, एक नदी तो नहीं होती है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। लड़का कोई एक नहीं होता है, कई लड़के होते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़की, गाय भी कई होती हैं, जब उसका नाम रख दिया जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। घोड़ा, यह भी कई होते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसे पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? कुछ धातुएं होती हैं, बर्फ भी होता है, इसे ठोस कहते हैं। ठोस में धातुओं के नाम आ जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, पीतल और बर्फ आदि। ठोस, द्रव, गैस। सोना ठोस, सोना कैसा है? ठोस है। चांदी, तांबा, जस्ता, पीतल, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। और ये बर्फ भी ठोस होता है, पत्थर भी ठोस होता है, पत्थर से भी कुछ बनता है, जैसे मंदिर वगैरह बनते हैं, वो संगमरमर होता है, वो भी तो एक पत्थर होता है। तो ठोस सोना चांदी से आभूषण बनते हैं, तांबा, जस्ता, पीतल, इनसे बर्तन बनाए जाते हैं। बर्फ पानी से बनाया जाता है, बर्फ से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। द्रव क्या है? द्रव पानी कैसा होता है? पानी द्रव होता है। पानी, तेल, दूध, घी, पानी, तेल, दूध, घी और दही, पेट्रोल आदि, ये सभी द्रव पदार्थ हैं। गैसीय पदार्थ क्या होता है? देखते हैं। जैसे धुआं कैसा होता है? धुआं एक गैस है, गैसीय पदार्थ है धुआं। कोहरा और बाष्प आदि। ठीक है, ये तो हो गए ठोस, द्रव, गैस। इनसे कुछ ना कुछ चीज बनती है और उसी को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध, पूरे समूह का बोध कराती है, पूरे समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना 3 प्रकार की होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सभी सेना में आ जाते हैं। पुलिस और टीम, खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाती है, और किसी का भी ग्रुप होता है, समुदाय, परिवार, सभा और समिति आदि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि ये एक चीज नहीं होती है, कई व्यक्तियों से मिलकर एक समुदाय बनता है। परिवार में भी कई सदस्य होते हैं, कई सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है, और टीम में भी कई खिलाड़ी होते हैं। और इसके अलावा अंगूर का गुच्छा भी होता है, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी होता है, जिसमें एक से अधिक चीजें हों, उसे समूहवाचक संज्ञा मानते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे टीम भी हो सकती है, सेना, सब कुछ। 5वां है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, क्रोध, सुंदरता आदि। इनमें सभी में भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, इन सब में दशा व्यक्त की जा रही है। ये लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा क्या है? ये सब दशा है। अच्छाई क्या है? गुण है। बुराई क्या है? दोष। और क्रोध, ये भी गुण दोष के अंतर्गत आता है। सुंदरता, ये भी एक गुण है, दशा है, भाव। इन सब का ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा हुई इसमें। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.